हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मींस नति परिवर्तन बिंदु इन सिंगुलर पॉइंट। सो गाइस, जो सिंगुलर पॉइंट का फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने थोड़ा सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, थोड़ा सा कॉन्केविटी, थोड़ा सा कॉन्वेक्सिटी, इन सब पर डिस्कस किया था उस एक लेक्चर में, जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था। तो उसमें नहीं हो पाया था क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा बताया था कि इस तरह से कुछ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी, तो उस लेक्चर से सारा क्लैरिफाई नहीं हो पाता। कि ऐसा लगता है ना कि हमने कुछ पढ़ा, हमने जैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जैसे इसी का एग्जांपल ले लेती हूँ कि कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी उस लेक्चर से पढ़ा और हाँ भाई हम सेटिस्फाइड नहीं है। सो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने कर दिया है कि मैं सेपरेट लेक्चर प्रोवाइड करवा रही हूँ। जो आज का लेक्चर है वो कम्प्लीटली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो उस पर कवर्ड है। सो अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम शुरू कर लेते हैं। और उससे पहले गाइस, जो हमेशा मैं बोलती हूँ कि आपको वीडियो में नोट्स के स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ दिए हुए लिंक पर क्लिक करके वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। सो स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ेंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की थ्योरेटिकली डेफिनेशन की, एक्चुअली हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को कैसे सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि ये चीज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, कि ये पॉइंट है किसी कर्व पर और वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो उसके लिए मैं डेफिनेशन एक बार आपको रीड करके देखती हूँ। इफ ए कर्व इज above the tangent at one side and other side it is below the tangent, then the touching point where curve change its nature is called point of inflection। क्या आपको बढ़ते ही पता लग गया होगा कि कोई कर्व है, वो एक साइड, तो मतलब कि कोई कर्व है उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाए, 2-3 टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो वो अगर एक साइड तो टेंजेंट के अबव हो और दूसरी साइड टेंजेंट के बिलो हो, तो ऐसा टचिंग पॉइंट जहां पर कर्व अपनी शेप, अपना नेचर चेंज करता हुआ मिले, तो वही टचिंग पॉइंट कहलाता है गाइस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये थोड़ा सा छोटा सा ग्राफ बनाया है आपको समझाने के लिए। तो इसमें मैंने ये देखो कर्व लिया, ठीक है, ये कर्व लिया, तो अब जो ये पॉइंट है, पॉइंट क्यू है, यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, देखो यहाँ से कर्व चल रहा है, तो यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पे कर्व अपनी नेचर चेंज कर रहा है। नेचर चेंज करने का मतलब क्या है कि आगे जाके वो इस तरह मुड़ रहा है। तो अगर इधर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम, देखो एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ यहाँ कर दी, एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ यहाँ कर दी, तो ये जो पूरा कर्व है, तो उसके एक साइड तो देखो हमें क्या मिल रहा है कि कर्व जो टेंजेंट के अबव है, तो ऐसा कर्व जो टेंजेंट के अबव हो उसको गाइज हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। और ऐसा कर्व जो टेंजेंट के बिलो बने तो उसको गाइज हम बोलते हैं कॉनकेव। तो इसमें हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट क्यू है, इसके एक साइड तो टेंजेंट के अबव कर्व बन रहा है और दूसरी साइड टेंजेंट के बिलो कर्व बन रहा है। तो ऐसा जो टचिंग पॉइंट जो अपनी नेचर चेंज करे, कर्व अपनी नेचर चेंज करे, उस जगह अपनी शेप चेंज करे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं गाइस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मीन्स नति परिवर्तन बिंदु। तो ये तो थे इसके गाइस थ्योरेटिकली डेफिनेशन कि हम कैसे मतलब इसको समझ पाते हैं। तो अब थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं कि एक्चुअली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को, जैसे क्वेश्चन दे दिया गया कि बताओ कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या फिर प्रूव करो, तो ये सब कंडीशंस इसमें होती है। मतलब कि मेरा मानना है कि इसमें 2 कंडीशंस होती है कि एक तो हमें दे दिया गया कि भाई इसको फाइंड आउट करो कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और दूसरा जो प्रूव करो। तो ये दोनों कंडीशन हम अब देख लेते हैं, इसको मैथमेटिकली हम कैसे सोल्व कर सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। देखो गाइस, मैथमेटिकली इफ एट ए पॉइंट क्यू एक्स वाई, ये पॉइंट है, इस पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो कर्व है वो तो y की फॉर्म में होगा, मतलब y x की फॉर्म में होगा, मीन्स एक्स वाई है, मतलब जो कर्व की इक्वेशन होगी वो सिर्फ 2 वेरिएबल में होगी, x और y। तो एक्स वाई की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो एक्स वाई है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है नहीं, अभी बनेगा अभी, बिकॉज ये पॉइंट है सिर्फ। तो इसमें क्या करें कि फैट ए पॉइंट क्यू पर, अगर पॉइंट क्यू पर अगर देखा जाए, तो पॉइंट क्यू पर अगर d2y अपॉन dx² निकाला जाए, मतलब कि जो कर्व है वो y होगा, फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन dx, फिर उसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे d2y अपॉन dx²। अगर वो d2y अपॉन dx² इक्वल टू 0 आ जाए, जब हम ये वाला पॉइंट इसमें पुट करें, ये वाला पॉइंट मतलब xy की वैल्यू हम पुट करेंगे, xy की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये चीज 0 आ जाए। ये चीज अगर 0 बन जाती है, लेकिन
जब इसका अगेन डेरिवेटिव हम करते हैं डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, उसमें अगर हम ये जो पॉइंट एक्स वाई है ये पुट करें, वो अगर नॉट इक्वल टू जीरो, भले वो पॉजिटिव आए भले वो नेगेटिव आए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, नॉट इक्वल टू जीरो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, तो वो जो पॉइंट है जो हमने पुट किया है इनमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। तो ये तो था गाइज, हमें जैसे क्वेश्चन दे दिया गया कि ये बात प्रूव करो कि ये पॉइंट, हालांकि हमें क्वेश्चन में पॉइंट भी नहीं दिया जाता, तो उसके लिए हमें कोई कंडीशन दे दी जाती है, तो इसलिए हम पॉइंट निकालते हैं, फिर हम डी वाई अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये सब निकालते हैं। ये सब मैं जब एग्जाम्पल करवाऊंगी तो फिर आपको पता लगेगा। अभी मुझे पता है आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आ रहा होगा क्योंकि मैंने अच्छे से बताया। अब अगर बात आए कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो जब फाइंड की बात हो तो फाइंड में तो सीधा हमें करना है, सीधा कोई कंडीशन ही दी होगी, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें सीधा y कोई कर्व दिया गया होगा x और y में, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, डी स्क्वायर फाइंड की बात हो रही है गाइस, फाइंड करना है हमें वो पॉइंट। तो वो फाइंड कैसे करना है, उसमें क्या करना है, y डी वाई अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब की बार हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो खुद रखना पड़ेगा। जब हम उसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक इक्वेशन हो गया एक्स और वाई में, तो उससे हम एक्स वाई पॉइंट निकाल लेंगे। बेसिकली एक्स और वाई पॉइंट निकालने के बाद हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का अगेन डेरिवेटिव करेंगे, तो उसमें फिर वो जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट था वो हम डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब में रखेंगे। तो जब उसमें रखेंगे अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो हम कह देंगे कि ये भाई पॉइंट निकला है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो गाइस ये थी दो कंडीशन, एक प्रूव वाली और दूसरी फाइंड वाली। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम प्रूव करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी मैंने क्वेश्चन लिया, बट इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड है, थोड़ी सी टफ है, ऐसा कह सकते हैं, बिकॉज मुझे भी लगा क्योंकि टफ है एक्चुअली। सो गाइज हम क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। तो इसमें क्या कहा, हमें फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई। तो इसके लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है, मतलब कि हमें डी वाई अपॉन में डी वाई अपॉन डी एक्स पहले फाइंड आउट करना है, फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, फिर उसको जीरो के इक्वल रखना है, फिर उससे एक्स वाई पॉइंट निकालना है, और फिर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब को फाइंड आउट करके उसमें एक्स वाई पॉइंट पुट करके फिर अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है तो जो हमने पॉइंट निकाला है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। इसी के साइड गाइज हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बना लिया, जो मेरा गिवन कर्व है एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, जो क्वेश्चन नंबर 1 बन चुका है। और हमें करना है क्या, एक्चुअली y इक्वल टू सब वैल्यूज निकालनी है, मतलब एक साइड हमें y को रखना है और दूसरी साइड सिर्फ x को रखना है। तो बिकॉज x और y में है तो सेपरेट अपने आप हो जाएंगे, उसके बाद हम डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मुझे y को अलग रखना है, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाई इसको मैं इधर ले प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स, यहाँ से मैंने y कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स, फिर y इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसको मैं नेम देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। तो ये बहुत ही टफ सी कैलकुलेशन आई थिंक, तो इसको अपन करते हैं। देखो डेरिवेटिव करना है इक्वेशन नंबर 2 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो ये ए स्क्वायर है ये कांस्टेंट है, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, मतलब इसको अलग रख लेंगे, मतलब और क्या। फिर ये जो एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसको हम यू अपॉन वी से करेंगे। आई होप, मुझे आशा है गाइज आपको यू अपॉन वी का डेरिवेटिव आता ही है। तो ओपन कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा होता है कि यू अपॉन वी का स्क्वायर करना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर, उसके बाद में वी को रखना होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यू का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बिकॉज एक्स माइनस एक्स को रखना होता है, मतलब यू को रखना होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 0, तो 2x। ओके, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। फिर थोड़ा सा और सोल्व किया, थोड़ा सा और, मतलब डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर। ये तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ चुका है।
अब इससे हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल रखेंगे, फिर पॉइंट निकालेंगे, फिर देखेंगे कि क्या वो पॉइंट सेटिस्फाइड है गिवन इक्वेशन में। अगर वो सेटिस्फाइड है तो फिर हम डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब निकालेंगे। अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता है तो जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। तो इतना कुछ हमें करना है अभी। तो गाइज मैं अगेन डेरिवेटिव कर रही हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मैंने पहले यहाँ लिख ली है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर। अगेन फिर डेरिवेटिव मतलब ए स्क्वायर फिर कांस्टेंट, फिर इसको यू अपॉन वी से करेंगे। यू अपॉन वी से मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 4 हो जाएगा। फिर हम वी को रखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 4 और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये हमें पता माइनस 2x हो जाएगा। फिर माइनस का साइन आता है फॉर्मूलाज में, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम फिर यू को रखेंगे और वी का करेंगे तो वी का हो जाएगा 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 2x प्लस 0। तो ये बहुत ही सिंपल सा है गाइस, आपको समझ आ गया होगा। डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर हम इसको सोल्व कर देंगे। देखो ये सोल्व भी करना है तो इतना हाई लेवल का नहीं है तो ये कर पाओगे आप। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया, और मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है कि हमें कुछ भी बड़ा सारा सोल्व करना होता है तो सबसे पहले हमें ये ट्राई करना है कि उसमें कुछ कॉमन आ रहा है। अगर उसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन को पहले निकालेंगे। तो यही मैंने वही किया है कि मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन में से देखा कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है। तो मेरे को ये ए स्क्वायर तो पहले से ही बाहर था तो मेरे को 2x ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन मिल गया। तो मैंने इसको कॉमन ले लिया, माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर मैंने इसको किया, ठीक है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसको और सोल्व किया, सब्सट्रैक्ट किया, ऐड किया, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 4। फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया मेरे पास 2x ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको जब मैं सोल्व करती हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 4। तो ये मेरे पास आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यदि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमें 0 रखना है, तो यदि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो हमें कुछ पॉइंट मिलेंगे। हाँ, फिर मैंने ये देखो 0 के इक्वल रखा, ये वाली जो पूरी को उठा के 0 के इक्वल रख दिया। देखो 2x ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4 इक्वल टू 0। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा। गाइज इतना होने के बाद हम फिर जो हमारे पास रिमेनिंग है उसको लिखेंगे 2x ए स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की क्यूब इक्वल टू 0। उसके बाद में ये जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। उधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से होता है। तो 2x ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। अब मुझे पता है कि 2 ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसको भी उधर ले जाऊंगी मैं, तो ये भी 0 हो गया। 0 इंटू जो भी ये कांस्टेंट है 0 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब फाइनली जो मेरे पास बचा है वो इतना ही है। इतना कैसे है, क्योंकि मैंने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 रखा है। तो यहाँ से मेरे को दोनों को 0 के इक्वल रखूंगी तो एक्स इक्वल टू 0 रखा तो एक्स इक्वल टू 0 एक वैल्यू मिल गई। एक्स स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर इक्वल टू 0 रखा तो मेरे पास एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3a 2 वैल्यू मिल गई। तो मेरे पास फाइनली टोटल वैल्यू कितनी मिली एक्स की, 3 मिल गई। एक एक्स इक्वल टू 0 रूट 3a माइनस रूट 3a। अब 3 वैल्यू एक्स की मिली है तो मतलब 3 वैल्यू वाई की भी मिलेगी, तभी एक्स वाई पॉइंट मिलेंगे। मतलब कि 3 पॉइंट जो है एक्स वाई वो 3 पॉइंट हमें मिलेंगे, 3 पेयर मिलेंगे मतलब। अब हम क्या करेंगे, अब एक एक एक्स की वैल्यू को हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से हमें वाई की वैल्यू मिलेगी। तो ऐसे हमें कुछ करना है तो मैंने लेके चली मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो गाइज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मतलब एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई। सबसे पहले मैं एक्स इक्वल टू 0 पुट करती हूँ। जब मैं एक्स इक्वल टू 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास वाई इक्वल टू 0 मिलता है। तो एक तो पॉइंट आ गया मेरे पास, एक पेयर बन गया 0,0। अब मैं एक्स इक्वल टू रूट 3a पुट करती हूँ। तो जब मैं रूट 3a पुट करती हूँ गिवन इक्वेशन में तो मेरे पास वाई की वैल्यू रूट 3/4a मिल जाती है, रूट 3a/4 मिल जाती है। तो मेरे पास दूसरा पॉइंट भी आ गया रूट 3a रूट 3/4a। उसके बाद में गाइज मैं x इक्वल टू माइनस रूट 3a पुट करती हूँ जो हमारी गिवन इक्वेशन है। तो मैंने पुट किया, तो कैलकुलेशन करना है वो आप खुद कर लोगे, मैंने आप की भी हुई है, समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले से ही समझदार हो और समझदार को तो इशारा ही काफी है। तो 3a स्क्वायर वाई प्लस a स्क्वायर वाई
फिर से क्यों बताने लगी, -√3a कोमा -√3/4 ये हमें तीसरा पॉइंट मिल गया। तो फाइनली 3 पेयर बन गए। अब हमें चेक करना होता है गाइज कि ये 3 पेयर है, क्या ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, कि मतलब गिवन इक्वेशन की ये जो गाइज मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो x² y इक्वल टू a² x माइनस a² y, क्या ये दोनों साइड LHS इक्वल टू RHS हो जाती है जब हम x इक्वल टू 0 जब हम y इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो इन तीनों पॉइंट से हो जाता है, तीनों पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब कि सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि LHS इक्वल टू RHS है। अगर LHS इक्वल टू RHS है तो तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर जाते हैं। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको करना हो तो आप कर लेना, क्योंकि पहले से क्वेश्चन बहुत लेंथी है तो करने की ज़रूरत नहीं आई थिंक। और फिर गाइज एक बहुत ही लंबी सी कैलकुलेशन आने वाली है, क्योंकि हमें d3y/dx³ फाइंड आउट करना है। तो ये तीनों पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख लिए। अब मैंने d2y/dx² को भी यहाँ लिख लिया, क्योंकि मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मुझे d3y/dx³ भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि मुझे फिर इसमें तीनों पॉइंट को पुट करना है अलग अलग। तो 2a² जो कि कॉन्स्टेंट है उसको मैंने अलग रखा और बाकी को मैंने u/v से कर दिया। तो मतलब v है x² + a² की 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 2 क्योंकि स्क्वायर होता है v² नीचे। उसके बाद में हम v को रखेंगे बाहर x² + a² की क्यूब। अब अंदर इतने सारे का करना है x² - 3a², ये u.v से होगा। तो u.v से मतलब x को रखा x² - 3a², x एक मिनट, इसको रखा x² + a² की क्यूब। अब मैंने क्या किया, अब मैंने x को रखा, हाँ मैंने x को रखा, x² का हो जाएगा 2x, ये कांस्टेंट है, फिर प्लस में x² - 3a² को रखा, x का हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि u.v से है तो इसको थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना है कि u.v से करना है इतने को। ओके, इसमें 2 फॉर्मूला लग रहे हैं कि u/v और एक u.v। फिर माइनस में इतने को छोड़ना है हमें x² - 3a², और ये जो v है v का डेरिवेटिव करना है तो 3x² + a² की होल स्क्वायर, फिर x² का हो जाएगा 2x, a² का 0। तो इतना होने के बाद गाइस फिर मैंने फटाफट से, मुझे लगा कि मुझे कॉमन क्या मिल रहा है तो वो मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जो बचा वो मैंने लिख दिया। बहुत ही कैलकुलेशन टफ सी है तो इसको आप कर लेना, हो जाएगा। d3y/dx³ इक्वल टू 2a², फिर ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आई थिंक। फिर उसके बाद d3y/dx³, फिर इतनी कैलकुलेशन होने के बाद ये भी हो जाएगा d3y/dx³। फाइनली गाइज इतना निकल जाएगा। इतना निकलने के बाद अब हमें देखना है कि क्या d3y/dx³ में हम तीनों पॉइंट पुट करें और क्या वो तीनों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो ठीक है भाई, हमने फाइंड आउट कर दिए कि ये तीनों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो सबसे पहले हम पॉइंट 0 0 पुट करते हैं। तो जब मैंने 0 0 पुट किया तो ये पूरी इक्वेशन आपको दिख रही है गाइज, इसमें कहीं y नहीं है तो x की जरूरत पड़नी है हमें फाइनली। तो मैंने x की जगह 0 0 रख दिया तो मेरे पास ये कुछ आया, और ये -6/a² है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, जो कि हमें पता लगा कि ये 0 0 पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। देखो मैंने लिख दिया, फिर इट मीन्स 0 0 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर गाइस मैंने .√3a, √3/4a इसको रखा d3y/dx³ में। जब मैंने इसको रखा तो इसको भी रख लेंगे गाइस, हो जाएगा इतना भी, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। फिर 24/8 × 16a², फिर 3/16a² फाइनली आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, जो कि 0 0 पॉइंट में भी नॉट इक्वल टू 0 और √3a, √3a/4 में भी नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब √3a, √3a/4 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसके बाद गाइस जो हमारा 2 पॉइंट है वो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ चुके हैं। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो जो तीसरा पॉइंट है -√3a, -√3a/4, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसको भी d3y/dx³ में रखेंगे x इक्वल टू -√3, और जब हम रखेंगे तो d3y/dx³ नॉट इक्वल टू 0 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ सिमिलरली लगा के लिख दिया कि इसी तरह d3y/dx³ भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल √3a प्लस वाला हमें सॉल्व किया है तो माइनस में भी हो जाएगा सिंपल सा, लेकिन 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि -√3a, -√3a/4 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब गाइस जो हमने तीनों पॉइंट फाइंड आउट किया और तीनों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड आउट किया, वो तीनों के तीनों पॉइंट फाइंड आउट किया है, तीनों के तीनों ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो गाइस ये तो था जो हमने फाइंड वाला
किया है फाइंड वाला। पहली कंडीशन हमने किया कि फाइंड कैसे करते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको करवाऊंगी कि प्रूव करना है हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की ये जो पॉइंट है क्या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रूव वाले क्वेश्चन के साथ।